तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आप सभी का चैम्प डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं फिजिक्स के लिए तेजस सीरीज, जो कि आने वाले एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि गॉस और टेस्ला में क्या संबंध है। ये एयरफोर्स का बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर बार एग्ज़ाम में आता है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि एक टेस्ला जो होता है एक टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस के। ये एक रिलेशन है और ये हर बार एग्ज़ाम में आता है, इसलिए हमें इसे करना याद कर लेना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा वो ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक खोखला गोला जिसमें पारा भरा हुआ है एक तार से लटका कर एक सरल लोलक बनाया गया है। ठीक है, एक हमने क्या किया, खोखला गोला तार से क्या किया, लटका लिया। ठीक है, कह रहा उसमें पूरे में पारा भरा हुआ है, पूरे में उसमें क्या है, पारा भरा हुआ है उसमें पूरे में। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि थोड़ा पारा निकाल दिया जाए तो एक हम और बना लेते हैं, थोड़ा सा हम पारा क्या करेंगे, थोड़ा सा पारा हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, थोड़ा सा पारा मान लो हमने इतना पारा निकाल लिया और पारा कितना बचा, इतना बचा। ठीक है, तो अभी तक क्या था, जब पारा भरा हुआ था तो इसका जो सेंटर ऑफ मास था वो यहाँ पे था, लेकिन अब जब पारा हमने निकाल लिया थोड़ा, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो हमेशा पेंडुलम में एक प्रभावी लंबाई होती है। प्रभावी लंबाई का मतलब क्या होता है, ये यहाँ से सेंटर ऑफ मास की लंबाई क्या है, एल है, मान लिया ये L1 है। ठीक है, और इससे जो यहाँ से जब मुझे दूरी नाप ली और ये लंबाई बढ़ गई, ये दूरी क्या है, ये L2 हो गई। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2π अंडर रूट में L/G। हमें एक फॉर्मूला मिल गया, T जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट L के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हम L में जितना चेंज करेंगे, कम या ज़्यादा करेंगे, वही चेंजमेंट हमारा आवर्तकाल में भी होगा। तुमने क्या किया, जब पारा निकाल लिया उसकी लंबाई क्या हो गई, देखो प्रभावी लंबाई ये हमेशा मानी जाती है, इमेजिनेशन लेंथ होती है हमेशा। तो इसकी लंबाई क्या होगा, ये बढ़ गई। तो जब लंबाई बढ़ेगी इसका मतलब इसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, इसलिए इसका जो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा सरल आवर्त गति करता हुआ एक कण जब माध्य स्थिति से गुजरता है। ठीक है, हमने क्या किया, सरल आवर्त गति कर रहा है कोई कण, क्या किया, ये एक कण लटका दिया हमने। ठीक है, ये सरल आवर्त गति हमेशा कैसी होती है, ये ऐसे गति होती है सरल आवर्त गति। ठीक है, और जो ये होती है, ये जो होती है ये इसकी मीन पोजीशन होती है। मीन मतलब पोजीशन मतलब क्या होता है, माध्य स्थिति। क्या होती है, ये माध्य स्थिति होती है, मीन पोजीशन। और जो ये होती है, ये यहाँ पे ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये अधिकतम स्थिति होती है जहाँ तक वो आप जा सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, और इसका जब ये बॉब यहाँ से यहाँ तक जब ऊपर जाता है, जब बॉब यहाँ से यहाँ तक जब ये ऊपर जाता है तो इसका वेग क्या होता है, धीरे धीरे घटता चला जाता है, यहाँ पे एकदम जीरो हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है जो उसको मीन पोजीशन की ओर हमेशा खींचता रहता है। तो इसका मतलब जहाँ पे इसका वेग जीरो होगा वहाँ से नीचे आना चालू कर देगा। तो यहाँ पे इसका मतलब जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है वहाँ पे वेग क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। और जब ये तेज़ी से नीचे आएगा, जब खींचेगा इसको, जो प्रत्यानयन बल होता है वे खींचेगा तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से आएगा नीचे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, मीन पोजीशन पे क्या होता है, v जो होता है वो मैक्सिमम होता है। और जहाँ पे v मैक्सिमम हमको पता है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। जहाँ पे v जीरो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यानी कि गति जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब कह रहा है हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि माध्य स्थिति में क्या होता है। माध्य स्थिति में हमको पता है कि वेग जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और जब वेग मैक्सिमम होता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये कहाँ से आया, हमको पता है कि k इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv² होता है, ये हमको पता है। तो जब वेग बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये यहीं से आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव बेसिकली होता है, पृष्ठ तनाव जो होता है वो अपनी जो एरिया होता है उसको कम करने का, हमेशा जो होता है वो कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे हमने क्या कर लिया, घी का एग्जाम्पल ले लिया, तो घी होता है, जो घी की देखा हो कुछ दिनों में जो है वो जम जाता है।
तो वो हमेशा उसका पृष्ठ तनाव जब मतलब मैक्सिमम हो जाता है, वो फैलने से रोकता है अपने आप को, शहद वो फैलने से अपने आप को रोकता है। और इसमें 2 फोर्स होते हैं जिनकी वजह से पृष्ठ तनाव हमें पता चलता है। फोर्स क्या होते हैं, जैसे 2 सेम पार्टिकल, सेम अणु या सेम लिक्विड हैं, जैसे पानी ले लिया हमने, पानी ले लिया, अब पानी के अणुओं के बीच जो लगेगा उसको क्या बोलते हैं, ससंजक बोलते हैं, ससंजक बल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। लेकिन अगर हम कह लें पानी और तेल, पानी और वाटर और ऑयल के बीच में, तो यहाँ पे कौन सा बल कार्य करेगा, असंजक बल कार्य करेगा। और इसको क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स। मतलब अगर सेम अणु है तो ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स, अगर अलग अलग अणु हैं, अलग अलग पदार्थ हैं, तो असंजक बल यानी एडहेसिव फोर्स। ये पृष्ठ तनाव, इसी के कारण पृष्ठ तनाव होता है। अब आ जाते हैं हम ताप का प्रभाव क्या होता है। जैसे हम घी का एग्जाम्पल ले लें, घी को अगर हम गर्म करते हैं, जब घी को हम गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म है, जिधर उसको जहाँ पे गिरा दो वहाँ से वो फैलने लगता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब घी जमा हुआ होता है, उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर घी का जब टेम्परेचर में ताप बढ़ा देते हैं, इसको गर्म कर देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है, उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, इसलिए उधर उधर फैलने लगता है। तो इसका मतलब ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जी का एसआई मात्रक, जी हमेशा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, इसको सार्वत्रिक नियतांक भी कहते हैं। और इसकी जो खोज है वो कैवेंडिश ने की थी, और ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से हमको मिलता है। तो उनके नियम से कैसे मिलता है, हमको पता है एफ बराबर क्या होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में क्या होता है, आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम जी निकाल लेंगे, तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, कैपिटल एम और स्मॉल एम। ठीक है, अब यहाँ पे हम मात्रक निकाल लेंगे। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। रेडियस यानी त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में किलोग्राम गुणे किलोग्राम, किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या होता है, केजी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस द्विध्रुव ज्ञात करिए, द्विध्रुव ज्ञात करिए। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करिए। तो कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलाम, मान लिए माइनस का 2 माइक्रोकूलाम है, यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इससे हमने 3 सेंटीमीटर की दूरी पे एक प्लस 2 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, मुझे द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। तो द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू में क्या होता है, 2L होता है। और 2L का 2L जो होता है, इसको यहाँ से यहाँ की लंबाई होती है। लंबाई 2L इसलिए क्योंकि बहुत ही आंशिक लंबाई, बहुत छोटी लंबाई होती है, इसलिए उसको 2L लिखते हैं हमेशा। तो यहाँ पे हम आके यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट कर देंगे। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हमारे पास क्या है, 2 माइक्रोकूलाम। माइक्रो मतलब 2 गुणे 10 की घात -6, और लंबाई क्या है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का मतलब क्या, 3 गुणे 10 की घात, थोड़ा सा जगह कम पड़ गई, 3 गुणे 10 की घात -2 होता है। ठीक है, -2 होता है। तो यहाँ पे इसका इससे गुणा कर देंगे, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 3 दूनी 6, और इंटू में आ जाएगा 10 की घात -6, और 10 की घात यहाँ पे -2। जब सेंटीमीटर का मीटर हम बदलेंगे, 10 की घात -8 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर ए सही होगा। और इसका मात्रक याद रखना, मात्रक कूलाम मीटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है एक पिंड जिसका द्रव्यमान 5 kg है, 2 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 4 मीटर अभिकेंद्र बल का मान, इसमें अभिकेंद्र बल का मान ज्ञात कर रहा है। अभिकेंद्र बल का मान ज्ञात करने के लिए हमेशा फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर mv² अपॉन में r। ठीक है, तो अब हमसे यहाँ पे हमको कोणीय वेग दिया हुआ है, तो कोणीय वेग v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा r। तो v की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। तो F इज इक्वल टू m, ठीक है, और v की जगह पर क्या, ओमेगा स्क्वायर r² और अपॉन में r हो जाएगा। तो ये r से एक r कट जाएगा,
तो उसके बाद में हम यहाँ फॉर्मूला करेंगे F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मास कितना है 5 kg, त्रिज्या कितनी है 2, और ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16 इसका रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसका गुणा 5 × 2 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 160 न्यूटन आ जाएगा। तो उस यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन का जो मिसप्रिंट है, यहाँ पे 160 न्यूटन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें, एक पिंड जिसका द्रव्यमान m है v वेग से एक दीवार से टकराता है और दीवार से टकराने के पुनः बाद उसी वेग से वापस लौट आता है। ठीक है, ये मान लिया हमने कोई दीवार है और ये कोई पिंड है जो जा रहा है mv संवेग से। संवेग हमेशा क्या होता है, p बराबर mv होता है। mv संवेग से जा रहा है और इससे टकरा के तुरंत वापस लौट जाता है। वापस लौटने में क्या हो जाएगा, माइनस का mv हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये दोनों अपोजिट हैं, तो अब फॉर्मूला का जब इसका टोटल निकालेंगे संवेग, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा p1 + p2 होता है। ठीक है, p1 + p2 हो जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, जब ये अपोजिट जा रहे हैं तो ये दोनों दूसरे से घट जाएंगे, p1 - p, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा p2 हो जाएगा। ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो mv माइनस प्लस का mv, तो यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2mv। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में किया गया कार्य शून्य है क्योंकि। ऐसा इसलिए होता है कि ये हमने मान लिया कि कोई पृथ्वी है। ठीक है, इसके चारों ये सूर्य है और पृथ्वी चारों इसके क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। ठीक है, चक्कर लगा रही है। तो मुझे याद रखना कि अगर हमने क्या किया कि यहाँ से स्टार्ट किया हमने चक्कर लगाना, यहाँ से, और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद हम पूरा चक्कर लगाने के बाद यहाँ पर फिर आ गए। यहाँ पे जब फिर आ जाएंगे तो हमारा जो विस्थापन हो जाता है वो 0 हो जाता है। विस्थापन 0 होने का मतलब जैसे हमने क्या किया कि यहाँ से स्टार्ट किया और वापस घूम के फिर यहीं पे आ गए, तो ये हमेशा विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे घूम के फिर से वापस आ गया तो विस्थापन 0 हो जाता है। इसलिए, और इसका कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर क्या होता है, FD cos थीटा। तो यहाँ पे विस्थापन 0 हो गया तो कार्य किया गया कार्य भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक यहाँ पे कंडीशन और बनती है कि जब सर्कुलर मोशन होता है तो एक फोर्स जो कार्य करता है वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल यानी यहाँ केंद्रीय बल कार्य करता है, जो कि हमेशा सेंटर की ओर लगता है। और विस्थापन जो होता है, और जो बल होता है और विस्थापन इधर हो रहा होता है, तो इसके बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का हो जाता है। 90 डिग्री का मतलब होता है cos 90, तब भी जो किया गया जो कार्य होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रतिबल की एसआई यूनिट क्या है। प्रतिबल हमेशा पता होना चाहिए हम लोगों को कि P इज इक्वल टू क्या होता है, F/A। प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। तो हमेशा याद रखना कि जो अल्फ़ा होता है और जो बीटा होता है, ये दोनों कण होते हैं। दोनों क्या होते हैं, ये कण पार्टिकल होते हैं। ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो ये कभी तरंगों के रूप में चल ही नहीं सकते। और आपने सुना होगा गामा किरणें होती हैं। गामा जो होती है किरणें होती है, ये हमेशा सूर्य से मिलती हैं हमको। अल्ट्रा वायलेट किरणें जो होती हैं उनसे मिलती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है वो गामा रेज होती हैं और इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल यानी उदासीन होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 9.8 पाई मीटर लंबाई की सरल का आवर्तकाल। हमने भी तुमको फॉर्मूला बताया है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L/G। ठीक है, लंबाई हमको दी हुई है तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में क्या हो जाएगा 9.8 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 9.8। हम यहाँ पे G का मान हमको पता है 9.8 होता है, तो 9.8 से 9.8 कट जाएगा। उसके बाद में ये बचेगा T इज इक्वल टू क्या बचेगा 2 पाई और अंडर रूट में हो जाएगा 1 अपॉन पाई स्क्वायर। जब इसको अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो पाई बचेगा, तो पाई से पाई कट जाएगा। T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 सेकेंड आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हम कह रहा है वृत्तीय गति करते हुए पिंड की चाल
तथा पथ की त्रिज्या दोनों को दोगुना कर जाएगा तो अभिकेंद्री बल कितना हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू mv² अपॉन में r। तो इसमें हमको कह रहा है मास में चेंजमेंट नहीं किया, इसलिए मास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो F होगा, मास हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इससे हम निकालेंगे, उसमें कह रहा है कि m और हमसे क्या किया, इसने क्या किया, चाल को दोगुना कर दिया, तो 2v का होल स्क्वायर और इसको भी दोगुना इसने कर दिया। ठीक है, तो जब पूरा निकालेंगे यहाँ पे तो m 2 दूनी 4 v² और अपॉन में 2r है। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो जब 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा तो हमारे पास वो फॉर्मूला बचेगा f डैश जो आएगा वो हो जाएगा 2mv² अपॉन r। ये यहाँ से बनेगा, यहाँ से, इसके बाद का ये स्टेप। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसको कर सकते हैं f डैश इज इक्वल टू 2, उसके बाद में ये क्या है, ये हमारा f है, तो 2f हो जाएगा, यानी कि दोगुना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है। पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन L। तो बल का जो मात्रक, बल की जो विमा होती है वो क्या होती है, ml T−2, और लंबाई की मात्रा क्या होती है, L होता है विमा। तो L से L कट जाएगा तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा mT−2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर g का मान क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है g डैश इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। अब इसमें कह रहा है पृथ्वी के बराबर जा रहे हैं, तो पृथ्वी के बराबर जाने का मतलब g अपॉन 1 प्लस पृथ्वी के बराबर ऊंचाई, यानी कि त्रिज्या, जो जितनी त्रिज्या उतनी ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। तो ये इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा g/2 का स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा g/4। g डैश इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, g डैश इज इक्वल टू हो जाएगा g/4। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध की विमा क्या होती है। प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, जो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल टू आई आर। तो आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन में आई, और जो v होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, w अपॉन क्यू, और अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। अब हम यहाँ पे रखेंगे w का जो कार्य की विमा होती है वो कहती है कि ml² T−2, और जो आवेश होती है उसको विमा क्या होती है, at होती है, at, क्योंकि q इज इक्वल टू क्या होता है, q इज इक्वल टू हमारा it होता है, it। I की विमा क्या होती है, एम्पियर यानी a, और t की विमा क्या होती है, t होती है, इसलिए इसका q की विमा क्या हो जाएगी, at, और I की विमा हमको पता है a होती है, एम्पियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो विमा आ जाएगी वो हो जाएगी ml²। ठीक है, ये जो t ऊपर चला जाएगा तो t की पावर -2 हो जाएगा, और ये जो है ये a² ये भी -2 हो जाएगा। यहाँ पे ये जब ऊपर जाएगा तो t की पावर -3 हो जाएगा, एक t और चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ml² T−3 और a−2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है p संवेग और m द्रव्यमान तथा k गतिज ऊर्जा। ये एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है p² इज इक्वल टू 2mk। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हर जगह आपको फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेशन के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। ये जो होता है ये संवेग होता है, ये मास होता है, और ये क्या होता है, ये गतिज ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, इसलिए इसका जो आंसर सही होगा वो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अदिश राशि निम्न में से कौन है। अदिश राशि क्या का मतलब होता है, जो दिशा पर डिपेंड नहीं करती। जो विस्थापन है वो भी दिशा पर डिपेंड करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। त्वरण जो होता है वो भी हम डिपेंड करता है किस दिशा में जा रहे हैं, और जो बल होता है बल भी डिपेंड करता है किस दिशा में लग रहा है। कार्य जो होता है कार्य दिशा पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए कार्य क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी, यानी नॉन वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट अब कह रहे हैं सदिश राशि क्या है। ऊष्मा जो है ये भी दिशा पर डिपेंड नहीं करती है, समय जो है ये भी दिशा पर डिपेंड नहीं करता है, कार्य जो है ये भी दिशा पर डिपेंड नहीं करता, कोणीय संवेग दिशा पर डिपेंड करता है। जे इज इक्वल टू क्या होता है, r क्रॉस p वेक्टर सदिश राशि होता है।
न्यूटन का जो दूसरा नियम मापन करता है, न्यूटन का दूसरा नियम जो मापन करता है वो बल का मापन करता है। ये जो F=ma जो फॉर्मूला है ये यहीं से आया है, ठीक है। और जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो बल की परिभाषा देता है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो बल की परिभाषा डेफिनेशन देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।